जिला चिकित्सालय बालाघाट की नवजात शिशुओं के उपचार की इकाई एसएनसीयू समय से पहले जन्मे बच्चों की जीवन रक्षा में निरंतर सफल हो रही है। जीवन रक्षक आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं से सुसज्जित यह इकाई समय से लगभग 2.5 माह पहले जन्मे एक शिशु को पुनर्जीवन देने में सफल रही है। एसएनसीयू के प्रभारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन अपनी टीम के साथ समय से पहले जन्मे शिशुओं के माता पिता के लिए एक तरह से मसीहा बन गए हैं। बच्चों को नया जीवन मिलने से उसके माता पिता बहुत खुश हैं। बड़े शहरों के एसएनसीयू में इलाज कराने में गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति सक्षम नहीं है। ऐसे में निःशुल्क उपचार से नवजात शिशुओं की जीवन रक्षा करने में जिला चिकित्सालय बालाघाट की एसएनसीयू एक मिसाल बन गई है। शिशु रोग विशेषज्ञ एसएनसीयू इंचार्ज डॉक्टर निलय जैन ने बताया कि ग्राम बगदरा निवासी गायत्री मनोज लिल्हारे ने 7 अप्रैल को दोपहर के वक्त 2 नवजात शिशुओं बालक और बालिका को जन्म दिया था, जो कि समय से पूर्व लगभग 2.5 माह पहले पैदा होने के कारण अत्यधिक कम वजन के थे। दोनों ही शिशुओं का वजन 700 ग्राम था। समय से पहले जन्म होने और बहुत कम वजन होने के कारण उनके जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम थीं। दोनों बच्चों की स्थिति अधिक गंभीर होने के कारण उन्हें 7 अप्रैल को जिला चिकित्सालय बालाघाट के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था, जिसमें से बालिका की स्थिति अत्यधिक गंभीर होने के कारण उसकी मृत्यु उसी दिन हो गई और बालक को गंभीर अवस्था में एसएनसीयू में भर्ती किया गया था। भर्ती के समय बालक शिशु की हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर थी और उसके बचने की संभावना ना के बराबर ही थी, जिसके बाद एसएनसीयू में बच्चे का उपचार प्रारंभ किया गया। डॉक्टर निलय जैन ने बताया कि 3 जून से लेकर आज तक बच्चे की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और वो बिना ऑक्सीजन और नली के चम्मच कटोरी से दूध पी रहा है। लगातार 40 दिनों तक एंटीबायोटिक लगने, 3 बार ब्लड लगने और 35 दिनों तक लगातार ऑक्सीजन में रहने के बाद कुल 65 दिन और रात मौत से जूझते हुए बालक शिशु का वजन 9 जून को 1 किलो 80 ग्राम हो गया और अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। सीजर से हुए थे, 2 थे जुड़वा बच्चे थे, एक मेल था एक फीमेल था। दोनों बच्चे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में सीजर के द्वारा हुए थे। उसमें से जो बच्ची थी उसकी मृत्यु हो गई थी तुरंत ही आने के पश्चात, और बच्चा भी बहुत गंभीर अवस्था में आया था। वजन इसका जब आया था तो मात्र 700 ग्राम था। 700 ग्राम का बच्चा मतलब पूरे दुनिया में ऐसे बहुत कम बच्चे मतलब होते तो हैं पर बचते बहुत कम है, क्योंकि जो बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहना चाहिए, जिसका वजन 2.5 किलो होना चाहिए, जितना कम समय और कम वजन का बच्चा होता है उसकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा खतरे में होती है और बचने की संभावना कम होती है। तो 700 ग्राम के बच्चे का जैसे हमारे पास आया उसको हमने तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अपने मानक जो मापदंड है उनके अनुसार तुरंत उसको मतलब जो अपने मॉनिटर्स हैं और जितने भी जीवन रक्षक प्रणालियाँ उस पर रख के उसका ट्रीटमेंट चालू किया। बच्चे को हम लोगों ने कई दिनों तक मतलब उसको लगभग 45 दिन तक उसको हमें ऑक्सीजन देनी पड़ी और 35 दिन तक उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन, क्योंकि उसके ब्लड में संक्रमण बहुत ज़्यादा था तो हमें 35 दिन तक उसको हमें संक्रमण में रखना और एंटीबायोटिक इंजेक्शन पे रखना पड़ा। उसके पश्चात बच्चे को हम लोगों ने लगभग ये मान लीजिए 20 दिन तक मुँह से कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसका जो जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, ब्रेन होते हैं, किडनी होती है और आंतड़ियाँ होती हैं, कोई भी उसकी मतलब इमेच्योर प्री मैच्योर थी, डेवलप नहीं हो पाई थी। इस वजह से उसको मुँह से हम लोगों ने खाने पीने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद 15 दिन के पश्चात उसको बच्चे को हम लोगों ने डायल्स ट्यूब जो नलकी होती है नली डाल के उसको फीडिंग चालू की। पहले 1 ml दूध किया, फिर 2, फिर 3 ऐसा करके बढ़ाते गए। इसी बीच बच्चे की स्थिति एक बार फिर खराब हो गई, फिर से शॉक में चला गया, फिर उसको मतलब पल्सलेस और बीपी लेस हो गया, सर्कुलेशन खत्म हो गया था। उसे हमने तुरंत फिर उसको फिर जीवन रक्षक प्रणालियों पर रखा और थोड़े दिन फिर उसके रखने का फिर उसको जब स्टेबल हो गया, उसका ब्लड प्रेशर पल्स सब नॉर्मल हो गया, सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया, तो उसको हम लोगों ने फिर से 1 ml फीडिंग चालू की। ऐसा करते करते उसको मतलब फिर जो मैक्सिमम उसके वजन के हिसाब से था उतना फीडिंग पे ला लिए और उसके बाद फिर उसको अपने इसी बीच उसका हीमोग्लोबिन बार बार कम होता है। जितने भी न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं जो इस तरफ से शॉक में होते हैं और जिनका वजन कम होता है, इनका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से कम होता है। तो हमने इसको 3 बार ब्लड लगाया, O पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप था, तो इसको 3 बार ब्लड भी दिया। उसके बाद एक बार फिर बच्चा शॉक में चल गया, तीसरी बार फिर सीरियस हुआ,
फिर उसको रिवाइव किया जीवन रक्षक प्रणाली से, और ऐसा करते करते बच्चा जो है लगभग 1.5 महीने तक फिर उसको हम लोगों ने नलकी से दूध दिया। जब उसके वजन के हिसाब से मैक्सिमम दूध आ गया जितनी उसकी नीड थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको मुंह से दूध पिलाने की कोशिश की। डॉक्टर जैन ने बताया कि बच्चे का वजन बहुत कम होने के कारण उसे 15 दिनों तक एसएनसीयू में रखने की आवश्यकता है, लेकिन लगातार परिजनों द्वारा डॉक्टर से बच्चे की छुट्टी करने के लिए कहा जाने लगा, जिस कारण बच्चे की 9 जून को छुट्टी कर दी गई है। 9 जून को आदिवासी विकास परिषद ने बालाघाट नगर के रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस मनाया। इस दौरान उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही 24 जून को वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाने की रणनीति बनाई गई और सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि सुगनाग मुंडा और कर्मी हातू के पुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उली हातू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाई बासा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने आए। इनका मन हमेशा समाज की ब्रिटिश शासकों द्वारा दी गई दयनीय दशा पर सोचता रहता था। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने अल्प आयु में ही समाज के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, जिसे समाज हमेशा याद रखेगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज एक श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे मुख्य पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और हमने आज जो कोरोना संकट के समय में हमें जो हमारे साथियों ने जो हमारी मदद की थी, जो हम लोगों ने जिस प्रकार से पूरे ज़िले के जो दूरस्थ वनांचल गांवों में हैं वहां जाकर जिस प्रकार की हम लोगों ने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया था और वहां पे हमने निराश्रित लोगों को जो राशन दान स्वरूप दिया गया था, ये सबका ब्यौरा आज हम देने यहाँ आए हुए हैं और एक संदेश यही हम देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने कम उम्र कम आयु में इतना बड़ा बलिदान समाज के लिए दिया था और उन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़कर एक इतना बड़ा संदेश समाज को दिया है, उसी को प्रेरणा स्वरूप लेकर सभी अपने अपने जीवन में ऐसा कार्य करें ताकि समाज का अच्छे से उत्थान। आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम, भरतलाल मडावी, महेंद्र सिंह उइके, पंकज सहित अन्य सामाजिक जन मौजूद रहे। लॉकडाउन के करीब 84 दिन बाद नगर मुख्यालय के मेन रोड पर स्थित हक्कू शाह बाबा की दरगाह को 9 जून से खोला गया। इस दौरान दरगाह में चिराग रोशन कर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस दौरान हक्कू शाह बाबा से दुआ की गई कि देश में फैली कोरोना वैश्विक महामारी खत्म हो। काफ़ी दिनों बाद दरगाह खुलने से अकीदतमंदों ने दरगाह पहुंचकर बाबा से अमन चैन की दुआएं की। इस संबंध में खादिम शकील अहमद कादिर ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने से दरगाह बंद रखी गई थी। शासन प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद आज से दरगाह को खोला गया है। चिराग रोशन कर हमारे बीच से कोरोना महामारी खत्म हो, इसकी बाबा से दुआ की गई। दरगाह में आने वालों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सैनिटाइजर का उपयोग करने व ज्यादा देर दरगाह में नहीं रुकने की अपील की गई। खोला गया है 84 दिनों बाद जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस हम आज से दरबार जैसे खुलने की परमिशन मिली तो इसी के साथ हमने चिराग रोशन करके लोगों का स्वागत किया और साथ में दुआ की कि जल्द से जल्द ये कोरोना महामारी हमारे बीच से ख़त्म हो। क्या अब आगे अभी महामारी का खतरा तो बढ़ा हुआ है, आगे किस प्रकार का पालन यहाँ पर? हाँ, हमारे यहाँ आज से ही दरबार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं। ज़्यादा देर लोगों को रुकने नहीं दे रहे, कम से कम लोगों के आने की अनुमति दरबार में दी जा रही है। आज दीप जला के खुशियाँ मनाई गई हैं। हाँ, खुशियाँ नहीं मनाई गई, अब तो खुशियाँ नहीं मना सकते, बस दुआ किए गए कि बाबा ये हमारी चीज़ों को कबूल करे और जल्द से जल्द ये महामारी बीमारियों को हमसे दूर करे। ज्ञात हो कि मध्य स्थित हजरत हक्कू शाह बाबा की दरगाह जिले में कौमी एकता की प्रतीक मानी जाती रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान अनलॉक 1 के तहत 8 जून की शाम हक्कू शाह बाबा की दरगाह अकीदतमंदों के लिए खोल दी गई।
जिसके बाद यहां पहुंचकर अकीदतमंदों ने हक्कू शाह बाबा से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को समाप्त करने की दुआएं मांगी। बालाघाट नगर के यात्री बसों में कार्यरत एजेंटों ने 9 जून को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है। बस एजेंटों ने कहा कि करीब 3 माह से बस का संचालन बंद होने से हमारे सामने जीवन यापन करने का संकट आ गया है। वर्तमान में 2 समय का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे बस एजेंट सज्जू खान ने बताया कि 22 मार्च से बसों का संचालन बंद पड़ा हुआ है, जिससे हमारा काम भी बंद है। सभी एजेंट बसों में कमीशन में काम करते थे, जिससे हमारे और परिवार का जीवन यापन होता था, लेकिन काम बंद होने से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार जीवन यापन के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करे, जिससे परिवार का जीवन यापन हो सके। आप सभी लोग जानते हैं विगत 3 महीनों से कोरोना संक्रमण के चलते बसों की आवाजाही टोटल ठप पड़ी हुई है, जिसमें कि ड्राइवर कंडक्टर के साथ साथ में हम बस एजेंट जो अपना जीवन यापन गाड़ी में आवाज़ लगा के टिकट काट के करते हैं, हम लोग का काम व्यवसाय पूरी तरीके से बंद हो गया है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। हमारे घर में लालन पालन करने के लिए भी बहुत दिक्कतें जा रही है अब धीरे धीरे करके, और बसों का भी चालू होने का भी कोई प्रोसेस भी नहीं है कि चालू कब होगी कब नहीं होगी, कुछ भी नहीं मालूम। और आर्थिक स्थिति का हमारे को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसमें कि हम कलेक्टर महोदय के पास में अपने तरफ से ज्ञापन लेके आए थे सौंपने के लिए कि हमें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 5,000 रुपये महीना कम से कम प्रदान किया जाए। कितने ऐसे परिस्थिति होंगे एजेंट जिनका आप मिनिमम यहाँ पे अभी तो हमारे साथ में कम से कम 40-50 भाई लोग आए हुए हैं, और ऐसे कम से कम 80-90 परिवार जो कि अपना एजेंट के अपना घर का जीवन यापन करते। वहीं शेख महबूब खान ने कहा कि लॉकडाउन से बस संचालकों द्वारा बस का संचालन बंद रखा गया है। बस नहीं चलने से सभी बस एजेंट और चालक परिचालक बेरोजगार हो गए हैं, जिससे परिवार के पालन पोषण में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। बस एजेंट आज यहाँ के कौन सी समस्या लेकर आए थे आप? जी, हम लोग ये कलेक्टर महोदय के पास आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। यही कि बस 3 महीने से हम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, खाने पीने के परेशानियां हो रही हैं, कुछ भी काम धाम नहीं है। 3 महीने से बसें चलती हैं तो वही हमारा कमीशन पे काम चलता है, और नहीं तो काम पूरे बंद पड़े हैं। तो वही उसी से हम शासन प्रशासन से आर्थिक मदद के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए थे, और विधायक महोदय के पास भी जाएंगे कि कुछ आर्थिक मदद दी जाए हम लोग को, ताकि हम लोग अपने परिवार का पेट पाल सकें। खनिज मजदूर एकता यूनियन सीटू के द्वारा काम से वंचित खनिज मजदूरों को लॉकडाउन के चलते वेतन का भुगतान दिलाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा मजदूरों के वेतन का भुगतान करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, लेकिन खदान मालिकों द्वारा घोषणाओं पर अमल न करते हुए मजदूरों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस दौरान खनिज मजदूर एकता यूनियन सीटू के प्रमुख सचिव संतोष मंडलवार ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ अभियान के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को राष्ट्रव्यापी जनता कर्फ्यू लगाया था। उसके बाद 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। लॉकडाउन अवधि में काम के अभाव में खदान मजदूरों और उनके परिवार की स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वेतन भुगतान की घोषणा की थी। इस घोषणा का पालन करते हुए मजदूरों को उनका वेतन भुगतान कराए जाने के लिए कंपनियों और कारखाने के मालिकों को शासन द्वारा निर्देशित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों में लॉकडाउन में कार्य कराया जा रहा है, दिशा निर्देशों के साथ 50% मजदूरों द्वारा रोटेशन कराकर सप्ताह में 2 से 3 दिन का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन इन दिनों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। 50 वर्ष से अधिक के श्रमिकों को दिशा निर्देश के चलते काम पर नहीं लिया गया है। उन मजदूरों के वेतन का भी भुगतान कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए कलेक्टर से खदान मालिकों को वेतन का भुगतान तत्काल करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। तो लॉकडाउन लगा उस समय जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि लॉकडाउन अवधि का वेतन का भुगतान मजदूरों को करना चाहिए, तो अभी तक कोई कंपनी ने मजदूरों को भुगतान नहीं की है। उसके संबंध में हमने
अनुविभागीय अधिकारी वारासिनी को भी लेटर दे चुके हैं और कलेक्टर महोदय को भी 19/5/2020 को लेटर दे चुके हैं, पर आज तक शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग ये चाह रहे थे आज की जनसुनवाई के माध्यम से ये आवेदन देने आए थे और बात भी करना था कि भाई जो घोषणा हुई है उसका लाभ मजदूरों को दिलाया जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जो भी संघर्ष का हमारे पास अभी जहां हमारा संगठन चल रहा है 3 माइंस है, तीनों माइंस में मिला के 1200 के करीब मजदूर है। माइंस में एक ही प्रकार की समस्या है। हाँ, तीनों माइंसों में एक ही प्रकार की समस्या है, जो लॉकडाउन अवधि का जो वेतन का भुगतान है। ज्ञापन सौंपते समय मीताराम मानेश्वर, दुर्गा मरठे, रमेश वाडीवार, राजू बरले, मनोज पंद्रे, सेवक राम उइके सहित अन्य मौजूद रहे। बालाघाट जिले के ग्राम लिंगा बोरी के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि 1994 में बाढ़ पीड़ित होने से गांव में घास बीड़ की भूमि में कच्चा मकान बनाकर करीब 20 परिवार जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन मकान का पट्टा नहीं होने से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि घास बीड़ की भूमि का आवासीय पट्टा प्रदान किया जाए, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान जया पांचे ने बताया कि मकान का पट्टा नहीं होने से शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग काफी वर्षों से कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। हमारी समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवासीय पट्टा प्रदान किया जाए। क्या समस्या है आपकी? सर, अपना समस्या वही है, घास बीड़ में हमारा मकान सर वो सन 94 में हमारा मकान पूरा निरस्त हो गया सर, बाढ़ पीड़ित में। तो हम लोग घास बीड़ में अपना मकान बनाए सर। हाँ। तो वहाँ पे हमको कोई आदमी इसका कोई नहीं मिल रहा है सर, कोई कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार प्रदेश व जिले सहित विकासखंड में 12वीं बोर्ड की द्वितीय चरण की परीक्षाएं 9 जून से शुरू हो गई। नगर में 12वीं की परीक्षा के लिए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, कन्या विद्यालय एवं शक्ति विद्या मंदिर ऐसे 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में 9 जून की सुबह 9 से 12 बजे की पाली में 12वीं गणित व बायो के छात्रों ने रसायन शास्त्र का पर्चा हल किया। 3 केंद्रों में कुल दर्ज 456 में से 449 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, शेष 7 अनुपस्थित रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कुल 209 में से 209, शासकीय कन्या विद्यालय में 220 में से 219 एवं शक्ति विद्या मंदिर में कुल 27 में से 21 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को 1 घंटा पूर्व बुलाकर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग की गई एवं मास्क पहनाकर ही प्रवेश दिया गया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक शिक्षिकाओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। परीक्षाओं को शुरू करने के पूर्व परीक्षा हॉल व कक्ष को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। द्वितीय पाली दोपहर 2 से 5 बजे के बीच कला संकाय के विद्यार्थियों ने भूगोल का पर्चा हल किया। स्वास्थ्य विभाग परीक्षा देने के लिए केंद्र में पहुंच रहे छात्रों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जानकारी भी ले रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैनात आयुष मेडिकल ऑफिसर के द्वारा सुबह 9 बजे प्रथम पाली में पेपर देने पहुंचे कुल 209 बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सभी बच्चों को मास्क पहनने के बाद ही प्रवेश दिया एवं जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क उपलब्ध कराए गए। वारासिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी में मंगलवार 9 जून की सुबह एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक आदित्य मजदूरी का काम करता था। आदित्य ने इस तरह का आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के भाई विनीत वरकड़े ने बताया कि वो आज सुबह बकरी चराने के लिए जब जंगल की ओर चला गया था और मेरी माँ किसी काम से पड़ोसी के घर गई हुई थी। तब जब बकरी चराकर वापस अपने घर लौटा तो घर के अंदर साउंड बॉक्स में गाने बज रहे थे और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब मैंने हाथ डालकर दरवाजा खोला और अंदर गया तो देखा कि मेरा भाई फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। मृतक आदित्य के शव के पास साइकिल खड़ी थी। संभवतः आदित्य द्वारा साइकिल पर चढ़कर फांसी लगाई गई होगी, जिसके बाद मैंने अपनी मां और गांव वालों को बताया और पुलिस को इसकी सूचना दी। मैं खेत गया था बकरी लेके और घर पे कोई नहीं था, अकेला ही था। क्या नाम है मृतक का? आदित्य वरकड़े। आदित्य वरकड़े। कैसे क्या फांसी लगा?
पता नहीं, घर जाके देखा मैंने, कुछ लेके गया तो दरवाज़ा दोनों तरफ से लॉक करके अंदर फांसी लगा लिया था। क्या लगता है किस कारण से लगी? ये पता नहीं अब किस कारण से हुआ। नहीं पता। क्या करता था आदित्य? वेल्डिंग काम करता था। वेल्डिंग का काम। अभी लॉकडाउन में काम चालू था कि बंद था? काम कहीं कहीं मिलता था तो जाता था बस ऑर्डर पे। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वारासिवनी पुलिस ने गांव वालों के बयान दर्ज कर गांव वालों की सहायता से आदित्य के शव को फांसी के फंदे से उतारा और पंचनामा कार्यवाही की गई, जिसके बाद आदित्य के शव को पोस्टमार्टम के लिए वारासिवनी लाया गया। पोस्टमार्टम के पश्चात शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा मर्ग कायमी कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।